नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में। जी हां दोस्तों, दिन भर की स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल गलियारों में क्या हुआ, इस बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर सबसे पहले डिफेंस अपडेट की बात करते हैं तो वो डीआरडीओ को लेकर आ रही है। डीआरडीओ ने आज एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किया, जो कि भारतीय वायुसेना अपने सुखोई 30 MKI लड़ाकू जेट से दुश्मन के रडार और निगरानी प्रणाली को गिराने के लिए लॉन्च कर सकती है। बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से दूर अंतरिम परीक्षण रेंज बालासोर में सुबह करीबन 10:30 बजे इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा कि भारतीय वायुसेना के पास अब दुश्मन वायु रक्षा सेटअप को नष्ट करने के लिए दुश्मन के इलाके में एसईडी प्रदर्शन करने की क्षमता होगी। इससे भारतीय वायुसेना के स्ट्राइक विमानों को भी प्रभावी ढंग से अपने मिशन को पूरा करने में मदद मिलेगी। साथ ही ये भी कहा कि ये परीक्षण बड़े स्टैंड ऑफ रेंज और एंटी रेडिएशन मिसाइल की क्षमता को प्रदर्शित करता है। न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से एकीकृत है, यानी कि इंटीग्रेटेड है। इसकी सीमा उस ऊंचाई पर निर्भर करती है जिस पर फाइटर जेट उड़ रहा हो। इसे 500 मीटर और 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई से लॉन्च किया जा सकता है और ये 250 किलोमीटर की सीमा के भीतर विकिरण उत्सर्जन लक्ष्य को मार सकती है। डीआरडीओ ने कहा कि सभी रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम ने लॉन्च और प्रभाव को ट्रैक किया। टैक्टिकल हवा से सतह एंटी एडिशन मिसाइल एक निष्क्रिय लॉन्चिंग हेड से लैस है, जो कई प्रकार की फ्रीक्वेंसी के विकिरण के स्रोतों को ट्रैक करता है। यह न केवल लॉन्च से पहले बल्कि लॉन्च होने के बाद भी एक लक्ष्य में लॉक हो सकता है। ये मिसाइल सामरिक रूप से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें AGM-88E एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइलें हैं, जिसे 2017 में यूएस नेवी द्वारा शामिल किया गया था। साथ ही इस मिसाइल का मतलब यह है कि अगर मिसाइल के लॉन्च होने के बाद दुश्मन अपने रडार को बंद कर देता है तो ये उस लक्ष्य पर भी हमला करेगा। ये मिसाइल वायुसेना के लिए दुश्मन के वायु रक्षा कवच के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार है, जो बड़े स्टैंड ऑफ रेंज से प्रभावी है। तो दोस्तों, डीआरडीओ के द्वारा रुद्रम के सफल परीक्षण के लिए 1 लाइक तो बनता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर की बात करते हैं तो HAL के कर्मचारी को लेकर आ रही है, जिसने देश को धोखा दिया है और ये पकड़ा भी गया है। ATS ने ISI को जानकारी देने के आरोप में HAL के कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। ATS की नासिक यूनिट के अनुसार ये कर्मचारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से भारतीय लड़ाकू विमान और उनके विनिर्माण इकाई के बारे में गुप्त सूचनाएं साझा कर रहा था। आपको बता दें कि ATS की नासिक यूनिट को उस आदमी के बारे में खुफिया जानकारी मिली। ये शख्स लगातार ISI के संपर्क में था। साथ ही ये भी कहा गया कि ये व्यक्ति भारतीय लड़ाकू विमान के बारे में गुप्त जानकारी और नासिक के पास ओजर में HAL विमान निर्माण इकाई से संबंधित जानकारी के साथ साथ एयरबेस और निर्माण क्षेत्र के अंदर जो निषेधित क्षेत्र हैं उनकी पूरी जानकारी भी पहुंचा रहा था। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि किस तरीके से इस HAL के कर्मचारी ने देश को धोखा दिया। इस तरीके के लोगों के साथ जब तक सख्त तरीके की कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये लोग बाज नहीं आने वाले। आपको क्या लगता है, इन लोगों को किस तरीके की सजा देनी चाहिए? आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। अगली खबर की बात करते हैं तो चीन को लेकर आ रही है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि चीन सरप्राइज अटैक कर सकता है, इसीलिए अब राफेल की जिम्मेदारी यहां पर बढ़ने वाली है। भारतीय सेनाओं को चीन की ओर से सरप्राइज अटैक का खतरा है। हालांकि आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से सतर्क और तैयार है, मगर वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फिलहाल पूर्वी मोर्चों की निगरानी भी मौजूदा राफेल विमानों को सौंपे जाने की तैयारी कर ली गई है। लड़ाकू विमान राफेल की अगली खेप आने तक अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में तैनात की गई राफेल की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ही पूर्वी मोर्चे की निगरानी करेगी। अगली खबर की बात करते हैं तो वो यूके को लेकर आ रही है, जो कि अब भारतीय डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। ब्रिटेन स्थित कंपनियां भारत में रक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं। चेन्नई के ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर ओलिवर रोलेचेट ने कहा कि वे व्यापार के अवसर तलाश रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु का एक रक्षा औद्योगिक गलियारा है जो ब्रिटेन की कंपनियों की प्राथमिक सूची में सबसे पहले नंबर पर बना हुआ है। रक्षा मामले में आत्मनिर्भर की ओर भारत का कदम एक वैश्विक व्यापारिक राष्ट्र के रूप में ब्रिटेन की महत्वाकांक्षा से मेल खाता है और हमें उम्मीद है कि ब्रिटेन और भारत दोनों राष्ट्रों के लाभ के लिए रणनीतिक क्षमताओं में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का विकास किया जा सकता है। साथ ही ब्रिटेन ने कहा कि यूके और भारत मजबूत और ऐतिहासिक सैन्य संबंध साझा करते हैं। हाल के दिनों में ब्रिटेन के 3 हाई प्रोफाइल रक्षा कर्मियों ने भारत का दौरा किया। ब्रिटेन भविष्य में भारत के साथ प्रौद्योगिकी बनाना चाहता है। ब्रिटेन ने कहा कि तमिलनाडु उनके लिए काफी महत्व रखता है, क्योंकि कई ब्रिटिश कंपनियां पहले से राज्य में काम कर रही हैं। अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय वायुसेना को लेकर आ रही है। हाल ही में एक वेबिनार में एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि भारतीय वायुसेना अपने स्वदेशी अवाक्स बेड़ों की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए DRDO द्वारा विकसित अधिक नेत्रा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम की खरीद करना चाह रही है। फिलहाल ये अभी भारत के पास 2 की मात्रा में, जो कि अपर्याप्त मात्रा में है।
डीआरडीओ ने एयरबस C292 आधारित नेत्रा 2.0 अवाक्स विकास करने का प्रस्ताव दिया था। एक बार एयरबस टाटा के साथ अनुबंध किया गया था, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि इंडियन एयरफोर्स इसके बजाय एमरर ERJ-145 क्षेत्रीय जेट के आधार पर 5 और नेत्रा अवाक्स खरीदने को इच्छुक है। ब्राजील के विमान निर्माता एमरर पर 3 ERJ-145 के लिए पिछले सौदे में बिचौलियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया गया, जिसके कारण भारत सरकार फर्म को ब्लैकलिस्ट करना चाहती थी, लेकिन पूरे बेड़े को ग्राउंडिंग से बचाने के लिए ऐसा नहीं हुआ। एमरर अभी भी भारत द्वारा खरीदे गए 3 ERJ-145 आधारित नेत्रा अवाक्स को पुर्जों और समर्थन की आपूर्ति कर रहा है और 2 इंडियन एयरफोर्स के साथ इस वक्त उड़ान भी भर रहे हैं और एक और को डीआरडीओ के द्वारा टेस्ट बैंड के रूप में बरकरार रखा गया है। भारत सरकार ब्राजीलियन विमान निर्माता कंपनी एमरर के वाणिज्यिक विंग की खरीद के लिए भी बातचीत कर रही है, जिसमें ERJ-145, 140 और 145 क्षेत्रीय जेट परिवार शामिल है। एमरर के साथ बातचीत संभव कारणों में से एक हो सकती है क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ERJ-145 आधारित नेत्रा की खरीद के लिए काफी उत्सुक है। अगली खबर की बात करते हैं तो वो तेजस फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि 83 स्वदेशी रूप से बने तेजस MK1 फाइटर जेट का सौदा अब केवल औपचारिकता मात्र रह गया और इंडियन एयरफोर्स और HAL के बीच अनुबंध की शुरुआत दिसंबर 2020 तक हो जाएगी, जो कि 2023 से मिलने शुरू हो जाएंगे और 2028 तक पूरा हो जाएंगे। भारतीय वायुसेना ने 2024 से 25 तक प्रतिवर्ष 20 विमानों की वार्षिक उत्पादन क्षमता बनाए रखने के लिए HAL से कहा है। अगली खबर की बात करते हैं तो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स यानी कि IMRH को लेकर आ रही है। इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, जिसे भारतीय वायुसेना और नौसेना के Mi-17 कामोव और सी किंग बेड़े के लिए वन स्टॉप रिप्लेसमेंट के रूप में पेश किया जा रहा है, हाल ही में इसका एक डिजाइन प्रस्तुत किया गया है। हालांकि विंड टनल परीक्षण HAL ने इस साल की शुरुआत में विकास के लिए सरकारी धन की मंजूरी के लिए एक प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत भी की है। IMRH के विंड टनल मोड में इंजन सिमुलेशन, डक्ट्स की अलग अलग पोजीशनिंग के साथ न्यू इंजन केसिंग की सुविधा है, जो कि लो इंफ्रारेड सिग्नेचर मिक्सर बॉक्स से लैस है। साथ ही इस इमेज में दिखाया गया है कि IMRH को अपने पॉट्स में 80 से 70 mm के अनगाइडेड रॉकेट्स ले जाने के लिए हाई पोर्ट्स दिए गए हैं। HAL फ्रांसीसी और अमेरिकी इंजन निर्माताओं के साथ बातचीत भी कर रहा है और IMRH को नौसेना और वायुसेना द्वारा अनुरोध के रूप में 2 इंजन विकल्पों के साथ प्रदान भी किया जा सके। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी अगले 30 सालों में Mi-8, Mi-17 हेलीकॉप्टरों के अपने पूरे बेड़े को बदलने के लिए करीबन 250 से अधिक IMRH की एक संयुक्त आवश्यकता को रखता है। IMRH को कई मिशनों पर तैनात किया जा सकता है, जिसमें हमला, कार्गो का परिवहन, टुकड़ी की फायर सपोर्ट, एयर टू सरफेस अटैक, मेडिकल निकासी और कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस आदि। आपको बता दें कि IMRH की पहली उड़ान 2025 में होने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब, सवाल या आपका कोई भी मुद्दा आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।